जितने जागरूक आप फिज़िकल हेल्थ के लिए हो रहे हो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। अगर आप मेंटली और इमोशनली हेल्दी नहीं हो तो फिज़िकल हेल्थ का कोई सार्थकता नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी बॉडी बिल्डर बन जाओ, जितने मर्जी सॉलिड बन जाओ, बट अगर आप मेंटली कमज़ोर हैं तो आप छोटा सा झटका ही आपको बिल्कुल तोड़ के रख डाउन देगा। कर सकते 25-26 साल की उम्र का एक यंग स्मार्ट लड़का भी, उसको ये फियर होने लगा कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं, कहीं मैं गे तो नहीं बन गया, कहीं मुझे ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो मुझे होमोसेक्सुअलिटी में डाल दे या गे बना दे। ये एक अलग टाइप ऑफ ओसीडी है जिसको बंदे को सिमिट्री चाहिए होती है कि इधर भी दो, इधर भी दो, इधर 3 है तो इधर 3। वो जब भी बंदा जाएगा कहीं काउंट करने लग जाएगा 1 2 3 4 5, उसको लगेगा कि 6 के हैं, 7 होने 8 होने चाहिए थी, पेयर में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। ऐसा ही मेरे पास एक केस आया जिसको हर चीज़ सिमिट्री चाहिए होती, लेफ़्ट राइट का चक्कर था। उसके लिए उसको लगता था कि लेफ़्ट में जो चीज़ें होती हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैजिकल थिंकिंग है, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसको लगता है। उसको वाइफ के साथ भी वो रात को सोते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसे करना कि नहीं लेफ़्ट वाली साइड पे ऐसा कर दिया, या आपने लेफ़्ट वाला हाथ कर दिया, हाथ से खाना ऐसे दे दिया, सजे हाथ से खाना दो, खब्बे से ना दो, इधर से उठाओ, इधर से ना उठाओ। इन चीज़ों से उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ जब डिवोर्स तक पहुंच गए, फिर जाके ये आउटलाइन करा कि इसको तो प्रॉब्लम है। कई बार लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्होंने सिर्फ अपनी बात ही बतानी होती है। तो हम आधी बात सुन के पहले ही सोल्यूशन बताने लग जाते हैं कि वो छोटे छोटे कोई नहीं, आ जा चल दें, गेड़ी मार दें, आ जा तेन 8 सैक्टर लेके चल दें। बंदा रिलेशनशिप ते कढ़दा अपनी चीज़ां, थोड़ी जी प्रॉब्लम हुई तो किसी ने बोलता गुस्सा ये इन्ना कुछ बोलता कि बंदा हैरान हो जाता भी इनू की हो गया। उस तो बाद कहना भी सॉरी यार मैं ना बड़ा परेशान सी, हुण मैं किनू दसा होर, जे हुण तू नहीं सुनेंगी या तू नहीं सुनेगा होर मैं किनू दसना जाके। अगला भी सोचता भी यार कमाल आ कि यार मैं डस्टबिन ये सिर्फ लग ही रहा होंदा कि मेरा पार्टनर डिसलॉयल आ और चीटिंग आ। ये कंडीशन इन्नी ज़्यादा गंभीर एंड सीरियस हो जाती है कि इट टर्न्स इनटू ए मेंटल डिसऑर्डर। इसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं। डिल्यूजन्स मीन फॉल्स बिलीफ, किसी की चीज़ के बारे में फॉल्स बिलीफ होना, ऐसी राय और विचारधारा होना जो सच नहीं है। इनफिडिलिटी मीन्स चीटिंग, बेवफाई जिसको हम बोलते हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आया, वो कहता कि यार ये बहुत शक कर दी, फोन दिखाओ, चेक कराओ, आ कि कॉल की फोटो कि ने, लोकेशन ऑन करो। वो कहता हुण तां इन्नी हद वध गई कि मेरे फोन दे विच कोई ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर पाता और माड़ा जा इंटरनेट कितने ना हो, फ़ोन करके पूछिए तो लोकेशन क्यों ऑफ क्यों की है। उन्होंने बताया कि हमें 7 महीने मैरिज के हो गए हैं और इस तरीके से जब मेरे पति मेरे पास आते हैं तो मुझे अजीब सी घबराहट, गुस्सा, एंगर आता है, उसको मैं पुश करती हूँ, जिसकी वजह से वो तो सहयोग दे रहे हैं पर मुझे ये गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ। ओवर थिंक कोई बीमारी या डिसऑर्डर नहीं है, बट एक तरह की एवरीडे लाइफ में हर व्यक्ति इसको एक्सपीरियंस कर रहा है ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग का मतलब किसी चीज़ के बारे में ना चाहते हुए इतना सोचना और सोचने में ही लगे रहना और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए ताकि कोई एक्शन नहीं ना आ जाए, सिर्फ सोचते रहे उसके बारे में। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। इसकी ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम ना कंट्रोल की जाए और ना इसके लिए कुछ एक्शन ली जाए, ओवर थिंकिंग कैन लीड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD और 100% ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम है। सोसाइटी बहुत सारी मॉडर्न हो गई, देर इज़ लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट वी हैव अडॉप्टेड, पर अभी भी एक चीज़ को लेके जो हम मॉडर्न नहीं हुए, दैट इज़ आर मेंटल हेल्थ। आज भी हम अपने आउटपुट को लेके तो बहुत कुछ सोचते हैं पर अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। सो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे द अनफिल्टर्ड के आज के एपिसोड में। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर त्रिलोचन, हु इज़ अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। सो वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू जसनूर। सो सर, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात करी दैट बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी आज भी लोग बहुत डरते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में कहीं किसी को पता ना लग जाए कि शायद अगर मेरे को घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो लोग मेरे को पागल ना कहने लग जाए। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि मेंटल हेल्थ एक शब्द ही ऐसा है जिसमें मेंटल वर्ड आता है, ये बंदे को थोड़ा हेजिटेट करने में स्टिग्मेटाइज कर देता है, बंदा डर जाता है, उनको लगता है कि शायद पता नहीं क्या हो गया। हालांकि वो भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि WHO जो कि
वर्ल्ड की सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेहत संबंधी और हेल्थ के रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, उनकी अगर आप डेफिनेशन देखो कि व्हाट इज़ हेल्थ, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। आप कोई भी गूगल करके विकिपीडिया पे या कहीं पे भी उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उन्होंने कहा कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ में सभी चीज़ें आती हैं, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो मतलब सिर्फ शरीर तक का मतलब नहीं है हेल्थ का, शरीर के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ आ गई, सोशल हेल्थ आ गई और स्पिरिचुअल हेल्थ आ गई। और जहाँ तक बात हम मेंटल हेल्थ का करें, मेंटल हेल्थ को हम अगर बहुत साफ शब्दों में और टेक्निकली मैं समझाऊं, उसका मतलब है कि ये एक हमारी ऐसी शक्ति है जो हमें डाइवर्सिटी और जो परेशानियों से स्ट्रगल करने, फेस करके वापस उभरने में शक्ति प्रदान करती है। पावर है। हाँ, पावर है, स्ट्रेंथ है, और एक कह लो कि सिचुएशन में, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में फैसला लेने की शक्ति। और दूसरा, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उसके साथ एक इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, एक अच्छे फ्रूटफुल संबंध को मेंटेन रखने की शक्ति। इन चीज़ों को मेंटल हेल्थ कहा जाता है। वो जो आप नाम ले रहे हो, जैसे कि पागल, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जब स्थिति एवरीडे लाइफ में सिचुएशन इतनी खराब हो जाए और वो फिर एक मनोरोग की तरह चली जाए और बीमारियां बन जाए, तब जाके ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। अदरवाइज एवरीडे लाइफ में इतनी चीज़ें हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती हैं। सर, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो लोगों को ये है कि आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्या डालनी है, आज रील क्या डालनी है, आज फ्रेंड्स के साथ घूमने गए तो घूमने के लिए नहीं जाते, बट एक रील पोस्ट करने के लिए जाते हैं, स्टोरी पोस्ट करने के लिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ने हमें ड्रामेटाइज और ट्रॉमेटाइज कर दिया? बिल्कुल लगता नहीं है, ये सच है। जो सोशल मीडिया, आई विल से कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए आई हुई चीज़ों ने ही हमारी लाइफ मुश्किल कर दी है। जैसे कि आपने कहा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन चीज़ों के अपने कुछ फ़ायदे थे, पर फ़ायदे होने के साथ साथ जो नुकसान इंडिविजुअल लेवल पे इतने हो गए कि लोगों में जो इमोशनल लेवल पे हम डिस्टेंट हो गए हैं, अलूफ हो गए हैं। जो हमारा इंटरपर्सनल कनेक्ट था एक दूसरे के साथ, वो खत्म होता वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। हम सारे वर्चुअली करते हैं। इवन मैंने देखा है, हमारे पास लोग आते हैं, वो बताते हैं, इनफैक्ट बताते लोगों के बिना, वैसे भी आपने भी देखा होगा कि एक ही बिल्डिंग और एक ही घर में हम एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे और हैप्पी फादर डेज भी SMS पे स्टोरीज डाल के और SMS करके करते हैं। कल ही फादर डे था, मैंने देखा, मुझे कई लोगों से पता चला कि लोग मैसेज लिख रहे हैं अपने फादर को हैप्पी फादर डे, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में फादर दूसरे कमरे में बैठा। हाँ। तो इससे हम अलूफ हो गए हैं, डिस्टेंट हो गए हैं, इतनी दूरियां आ गई हैं फिजिकल पास होने की वजह से, होने के बावजूद भी हम इमोशनली बहुत दूर हैं एक दूसरे से। और जब ये इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये डेफिनेटली हमें बहुत सारी इमोशनल डिस्ट्रेसेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डालता है, जो आगे जाके सीरियस मानसिक रोग जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, ऐसी चीज़ों में बदल जाते हैं। सर, आप बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हो, ऐसी कौन सी आपके पास केस स्टडीज़ आई जिसको सुन के आप खुद हैरान हो गए? देखो, जो मेरा एरिया है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कई सालों से, ऑलमोस्ट मुझे 13-14 साल हो गए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटलों में, क्लिनिक्स में मानसिक रोगों से डील करते हुए। और बड़ी एक हैरानी की बात है कि जिस एरिया में हमें, हिंदुस्तान, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं। जैसे आपने शुरू में बताया कि मॉडर्नाइजेशन, मटेरियलिक तो हो गए, हर चीज़ एडवांस है, इवन कार, घर, बंगला, कपड़े, स्टाइल, हर चीज़ में आगे इंटरनेशनल लेवल पे दिखने लगे हैं। और जब ये इमोशनल लेवल की बात आती है, मेंटल हेल्थ की बात आती है, साइकोलॉजिकल नीड्स की बात आती है, हम अपने आप को रोकते हैं, हेजिटेट करते हैं। वी डोंट फील लाइक शेयरिंग इट, नॉट बिकॉज कि हमें बताना नहीं है, सबसे बड़ा इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग पागल समझेंगे, हंसेंगे मेरे पे, शर्म आएगी, इन चीज़ों की वजह से वो बताना नहीं चाहते। और जब मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, मेरे पास ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में आती हैं जो सच में हैरान करने वाली होती हैं, बिकॉज कोई बंदा इतना जागरूक नहीं है और कोई बंदा इतना एफर्ट्स नहीं करता कि इसको अर्ली लेवल पे आइडेंटिफाई करे और इसकी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाए शुरुआत में। क्यों? वही डर और हेजिटेशन और स्टिग्मा की वजह से। तो जब तक वो आते हैं हेल्प लेने के लिए, उस टाइम तक सारी स्टोरियां ऐसी हो जाती हैं कि खुद हैरानी होती है। आप किसी भी चीज़ की बात करो, चाहे बच्चे हैं, जैसे मैं बच्चे से बात करूँ, अभी मेरा हाल ही में
कुछ दिनों की पहले की बात है कि मेरे पास एक केस आया, बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है। 9th स्टैंडर्ड का मतलब वो 14-15 साल का बच्चा है, और उसके घर वाले उसको इस वजह से लेके आए काउंसलिंग के लिए कि वो कहते हैं कि इसने हमारे क्रेडिट कार्ड से 6 बार ट्रांजैक्शन कर दिया ऑनलाइन। अच्छा। एक बार 40,000 की, 50,000 की, करीब करीब 3-3.5 लाख रुपए की 3 क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, फादर मदर और एक और दूसरा कार्ड यूज़ करके उसने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस ले ली हैं किसी गेम की। अच्छा। पहले उन्होंने डांटा झगड़ा, जब उन्होंने कार्ड देने से मना कर दिया पेरेंट्स ने, तो बच्चे ने एंगर आउटबस्ट करा, बहुत जिद करी, एक्सट्रीम हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि चीज़ें वगैरह तोड़ने लगा। तब उनको लगा कि यार ये तो बड़ा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो उन्होंने सलाह करी टीचर से, स्कूल टीचर से, और जो भी उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जिनसे सलाह करी जा सकती है। किसी ने कहा कि इसकी काउंसलिंग कराओ। उन्होंने हमें ढूंढा नेट से और हमारे पास आए, और जब केस हिस्ट्री ली और देखा कि बच्चे ने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिया एक हफ्ते में सिर्फ कुछ सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए क्रेडिट कार्ड से। और जब पेरेंट्स ने बताया कि उनको, जब हमने कहा कि इतना खर्चा कर दिया, हम नहीं देंगे कार्ड, तो बच्चे ने बदले में ऐसा जवाब दिया कि मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, ये तो कार्ड से जा रहे हैं, कार्ड से जा रहे हैं। मैंने कौन सा खर्चा करा। मतलब कहने का मतलब ये हो कि बच्चा 9th में हो चुका है। ये कोई कम एज नहीं होती, समझ के लिए समझदारी आ जाती है बच्चों पूरा में, होश आया होता है, होश आ जाता है। और 9th में होके भी वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो गया, और उसको ये लगता है कि कार्ड से पैसे जाना और कैश जाने में बहुत अंतर है। कार्ड से पैसे से हमने नहीं देने, वो तो कार्ड ने दे दिए। सर इसमें आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? इसमें गलती यही है कि जो हम इम्पोर्टेंट टीचिंग जो बच्चे फैमिली में सीखते थे, हम सभी स्कूल को ब्लेम कर सकते हैं कि स्कूल में ऐसा है, ट्यूशन में ऐसा है, बट कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है जो कि बच्चा घर से सीखता था, फैमिली से सीखता था। फैमिली नॉट ओनली मीन्स पेरेंट्स, जिसमें ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, पेरेंट्स होते थे, पेरेंट्स के पेरेंट्स होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, और कुछ चाचा मामा दादी, बहुत सारे मेंबर होते थे जिनके अपने रोल थे। पेरेंट्स जितना टाइम दे पाते थे उतना देते थे, उसके बिना बाकी लोग भी टाइम देते थे। कोई बैठ के कहानी के रूप में उनको कोई कहानी सुना रहा है, जिसमें अगर मैं अपनी कहानियाँ याद करूँ, अपनी दादी नानी की सुनाई हुई कहानी, मुझे पता है कि उसमें कैसे हीरो के बारे में बताया जाता था, और हीरो एंड में कैसे नेगेटिव चीज़ों को ओवरकम करके एट द एंड वो विनर हो जाता था, और उसकी अच्छाई और अच्छी मॉरल वैल्यूज़ के लिए उसको रिवार्ड मिलता था, और उसकी पहचान होती थी। और एट द बच्चे जो हैं वो हीरो के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसी चीज़ें ख़त्म होने की वजह से, और बचे 2 मेंबर घर में, पेरेंट्स माता और पिता, जो दोनों वर्किंग है, वो दोनों ही वर्किंग है, वो आते ही 7 बजे 8 बजे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो फादर्स हैं या एक मेंबर है, वो तब आता है जब बच्चा सो रहा होता है, और तब चला जाता है जब वो सो रहा होता है। तो ऐसे केसेस बड़े कॉमनली हम देखते हैं। इसकी वजह से जो फंडामेंटल एजुकेशन है, गुड और बैड की, रियलिटी चेक्स की, वो चीज़ें बच्चे मिस कर रहे हैं। इसमें फॉल्ट नहीं है, सिस्टम का ही फॉल्ट है, क्योंकि वो उनके पास अपने लॉजिक हैं कि हम क्या करें, अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इतने स्कूलों में पढ़ना, इतनी ये चीज़ें लेना, हम कैसे कम्पीट करेंगे आजकल के ज़माने से। तो वो भी अपनी जगह सही है। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए लोग हेल्प नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका वही ट्रिगर आ जाता है कि यार लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। तो इसलिए उनको स्टिग्मा भी है, उनको अपने बदनामी, जो परसीव्ड बदनामी है, जो उनको लग रहा है कि हमारी बदनामी होगी नहीं, उनको लग रहा है। तो इन चीज़ों से वो टाइमली हेल्प भी नहीं लेते। सर डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके पास, आई थिंक रेगुलर केसेस आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ डिवोर्स केसेस? देखो, डिवोर्स एक प्रोसेस है, ये कोई आइसोलेशन में होने वाली कोई घटना नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। इसमें बड़े साल लगते हैं, जिसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लमें हैं, और ओवर द टाइम जो प्रायोरिटीज़ और नीड्स बदल जाती हैं उसके बारे में हैं, और ऑनगोइंग सोशल स्ट्रेचर हैं, स्ट्रेसर, जिसमें फाइनेंसेस आ गए, या कोई फैमिली के अपने इश्यूज आ गए, ट्रॉमा, लॉस, और शिफ्टिंग आ गई, मूविंग आ गई। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं इसमें जो डिवोर्स का प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ओवर द टाइम उनकी सारी जो पहले वो शेयर्ड गोल होते हैं, उसमें वो इंडिविजुअल गोल बन जाते हैं,
और ऐसे ऐसे करके फिर उनकी जो पेशेंस टॉलरेंस इतनी कम हो जाती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें ईगो आती है, ईगो क्लैश आ हो जाती जाती है, है। मतलब इट इज़ अ प्रोसेस। तो फिर जाके डिवोर्स हो जाता है और फाइनल सेपरेशन तक पहुंचते पहुंचते। बट मेरा ये बताने का मतलब ये है कि डिवोर्स क्योंकि एक प्रोसेस है, तो ये एक चुटकी मारे से ओवरनाइट नहीं होता। तो अगर कोई चाहे तो इसको बहुत आसानी से सभी फैक्टर्स पे एड्रेस करके, उनको काम करके, उनको उन पे एक्नॉलेज करके उन पे काम करा जा सकता है, इसी चीज़ों को रोका जा सकता है इफेक्टिवली। आपको क्या लगता है कि बेसिक कॉजेज़ क्या हैं? क्या हमारे इमोशनल पेशेंस कम हो गई है या बिहेवियरल चेंजेस हो गए हैं जिसका आजकल रिलेशनशिप्स ही नहीं टिक रहे? हाँ, देखो, जो कॉमन काज हैं वो एक तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन से नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाना। दूसरा एक जो कंट्रोल, हम एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਕਪਲ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਵਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਕੰਮ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਰ ਨੀਡ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੀਡਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਹ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਓਪਨਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਓਪਨਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਐਜ਼ ਅ ਸਾइकोलॉजिस्ट ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो बंदे की पर्सनैलिटी है, बंदे का स्टाइल है, टेम्परामेंट है, स्वभाव है, उसी में इनफेक्टिवनेस है कि वो बंदा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली मेंटेन ही नहीं कर पा रहा। वो उसकी अपनी प्रॉब्लम, उसका पैटर्न है। वो सिर्फ एक रिलेशन में नहीं, वो किसी भी रिलेशन में अनहैप्पी या अनरिवार्डेड वैल्यूड ही फील करेगा बिकॉज ऑफ हिज टेम्परामेंट एंड नेचर। और दूसरा व्यक्ति जो है ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਰਾਮਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਟਰਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥੀ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਗਰ, ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ, ਖੁੰਦਕ ਔਰ ਹਰਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੇ ਕੁਲੀਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਡਾਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਸ 'ਚ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਯੋਂਡ ਅਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ, ਔਰ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਕਰੂਗਾ ਓਵਰਥਿੰਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਟਸ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜਾਂ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੇਟ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵਨਰੇਬਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸੋਰਸਿਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ, ਐਂਗਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, रोना, हर चीज़ ये ह्यूमन स्पेसिफिक है। आपके पास कोई केस आया जिसमें हस्बैंड बहुत परेशान है कि वाइफ बहुत ओवरथिंक करती है? हाँ, अक्सर आते हैं, बहुत आते हैं मेरे पास। जितने भी वाइफ ज़्यादा खर्चा करती है, ओवरथिंक करती है, परेशान करती है, ऐसे केसेस आते रहते हैं आपके पास? एक फैमिली में जब भी कोई बंदा इमोशनली डिस्टर्ब है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए है, चाहे वो ओवर थिंकर, चाहे वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में आ गया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर और पैनिक में, तो वो प्रॉब्लम पूरी फैमिली की बन जाती है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ आपस में इफेक्ट होते हैं, पूरा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो जाता है। उसका रीजन यही है कि लोगों को लगता है यार की ड्रामे करी ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सब कुछ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, बैठे ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ सब कुछ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਡਰਾਮਾ। they are not able to understand ਕਿ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਹਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਡਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। डिप्रेशन सर कितना डेंजरस हो सकता है? डिप्रेशन देखो डेंजरस तो ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ, WHO ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਡੇਂਜਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਹੈ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੌਕ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਅਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਫਸਮ ਕਾਲਜ ਬੀਕਾਮ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਡਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਔਰ ਬੜਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਸ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ 8ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਪ ਆਫ ਆਈਸਬਰਗ ਆ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਨਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਕਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਡਾਂਟਣਗੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈਤਾ, ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ, ਘਰ ਬਣਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸਾਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਹੋਏ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ कि कोई हल है, क्विट करना ही। इसे करके चीज़ें ਇੱਥੇ तक पहुँचती हैं। सर आपके पास सबसे ज़्यादा अनयूजुअल केसेस कौन से आए हैं? देखो, जब हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये बड़े इंडिविजुअलाइज्ड केसेस हैं, सबकी अपने सीक्रेट केसेस हैं। इन जर्नल वो अनयूजुअली होते हैं, बिकॉज इसीलिए वो दबा के रखे गए, छिपा के रखे गए, क्योंकि अगर इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस होती तो कब से वो शेयर कर देते। जब वो केस ही बन गया तो वो आलमोस्ट ऐसा ही है कि वो अनएक्सेप्टेबल लग रहा है लोगों को, इसीलिए उन्होंने छिपाया। मैं फिर भी आपको कुछ केस बताता हूँ, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर और कॉमन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं OCD। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। यूजुअली जो उन्होंने सुना होगा, OCD को हम मानते हैं कि चीज़ें बार बार करना, जैसे हाथ बार बार धोना, डोर लॉक बार बार चेक करना, टूटी चेक करना, और या फिर गैस खुला है या बंद करता, रीचेकिंग या रीडूइंग, और ये चीज़ें होनी। इसमें बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ें हैं जो कि अक्सर हमें पता नहीं, और जिनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं वो किसी से शेयर नहीं करते बिकॉज ऑफ शेम।
क्योंकि उसको लगता है कि शायद लोग क्या कहेंगे। जिसमें सबसे बड़ी पॉपुलर एक सब टाइप है ओसीडी की, जिसको हम एचओसीडी बोलते हैं। एच मीन्स होमोसेक्सुअलिटी। इसमें क्या लगता है कि मेरे पास एक केस ही मैं सुनाता हूँ। एक लड़का, यंग लड़का, ऑलमोस्ट 25-26 साल की उम्र का एक यंग स्मार्ट लड़का, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको ये फियर होने लगा कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं, कहीं मैं गे तो नहीं बन गया, कहीं मुझे ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो मुझे होमोसेक्सुअलिटी में डाल दे या गे बना दे। ये इतनी ओवर थिंकिंग होने लगी उसको, हर चीज़ से होने लगी। जब वो बाहर जाता था, किसी मेल को देखता था, उसको लगता था, वो अपने आप को री एग्जामिन और रीअश्योर करता था, कहीं मैं किसी मेल को देख तो नहीं रहा, कहीं मैं किसी को बोल तो नहीं दूंगा कि मेरे साथ दोस्ती कर ले, मेरे पास संबंध बना ले। इसी तरह वो जो जिम जाना उसने बंद कर दिया। उसको लगता था कि जब जिम में जाता हूँ मैं, जो बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर लगे हैं, मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है और जिससे मैं डर लग जाता है कि मैं इनको क्यों देख रहा हूँ। इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बंदा इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे अपने आप को ये वैलिडेट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने लगा, जैसे कि पोर्नोग्राफी देख के अपने आप को एग्जामिन करने लगा कि देखो कौन सी पॉर्न कैटेगरी को देख के मुझे अराउजल आ रहा है, कौन सी को नहीं आ रहा। अगर बाई चांस उसको गे पॉर्न देख के थोड़ा सा भी कुछ बॉडी में सेंसेशन आ गई या उसके ख्याल भी आ गया, उसको लगता था कि यार मैं तो होमोसेक्सुअल बन गया। हालांकि फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो कम्प्लीटली स्ट्रेट था, बिल्कुल ठीक था। बस उसको ये एक कंडीशन हो गई कि अनवांटेड आइडियाज़ आने लगे, फियर ऑफ कन्वर्टिंग इनटू गे, और जो उसको कंपल्सिवली ऐसे एक्शन कराते थे जिससे वो अपने आप को वैलिडेट कराता रहा। इतना ज़्यादा वो सीरियस हो गया बंदा कि उसने बाहर आना जाना तक बंद कर दिया, सिर्फ इस फियर से कि बाई चांस अगर मैं बाहर चला गया और किसी मेल मेंबर को मैंने कहीं इनवाइट कर लिया टू हैव सम फिजिकल रिलेशन विद मी, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं किसी में बाय बर्थ होता है या कैसे है, या बंदा एट अ लेटर स्टेज रियलाइज करता है कि भाई आई एम नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी? हाँ देखो, जब जो ये बात हम ओसीडी की कर रहे हैं, ये तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ओसीडी के थीम अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा फियर ऑफ बिकमिंग गे, इसी तरीके से कोई और थीम भी हो सकता है किसी में। किसी को लगता है कि मुझे HIV ना हो जाए, मुझे एड्स ना हो जाए, और बहुत सारी इलनेस एंग्जाइटी की वजह से ओसीडी होती है, जिसको लगता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी ना डेवलप हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे ट्यूमर ना हो जाए। इस चीज़ को बार बार रीअश्योर करने के लिए गूगल पे पढ़ते रहते हैं, अपने आप के टेस्ट कराते रहते हैं, रिपीटेड लैब इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं। उनको लगता है कि चेक करा लो, टेस्ट करा लो। ये सारी इलनेस एंग्जाइटी और हेल्थ एंग्जाइटी से रिलेटेड ओसी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव प्रॉब्लम है। और रही बात होमोसेक्सुअलिटी की, ये एक अलग मुद्दा है। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, बचपन से बाद में, इनसे बहुत इसमें ये एक डिटेल वाला हिस्सा है। बट ये लगना कि मैं ये ना हो जाऊं, ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। चीज़ें होती नहीं, बंदे को लगने लग जाती हैं। ओसीडी का मैं एक और केस आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बंदे को सिमेट्री की ओसीडी होगी। ये एक अलग टाइप ऑफ ओसीडी है जिसको बंदे को सिमेट्री चाहिए होती है कि इधर भी दो, इधर भी दो, इधर 3 है तो इधर 3। वो जब भी बंदा जाएगा कहीं काउंट करने लग जाएगा, 1 2 3 4 5, उसको लगेगा कि 6 क्या हैं, 7 होने, 8 होने चाहिए थी, पेयर में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। ऐसी चीज़ें की सिमेट्री हो जाती है, ओसीडी हो जाती है। और टेबल पे बैठते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं, किताब सीधी कर दी, मोबाइल सीधा कर दिया, थोड़ा सा भी कुछ असिमेट्रिकल हो, डिसऑर्गेनाइज, उनको एंग्जाइटी और परेशानी होती है। ऐसा ही मेरे पास एक केस आया जिसको हर चीज़ सिमेट्री चाहिए होती, लेफ़्ट राइट का चक्कर था। उसके लिए उसको लगता था कि लेफ़्ट में जो चीज़ें होती हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैजिकल थिंकिंग है, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है। ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसको लगता है, लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकता, पर उसको लग रहा है कि जो भी लेफ़्ट साइड पे चीज़ें होती हैं वो उसके लिए अनलक्की हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इतना प्रॉब्लम बढ़ गई कि जो उसकी शॉप, ही इज़ ए शॉपकीपर, जब वो दुकान पे बैठता था वो अपने जितने भी ग्राहक थे वो राइट साइड से अटेंड करता था, जो लेफ्ट पे आ जाता था उसको अटेंड ही नहीं करता था। कहता इधर से किसी से बात करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि ये बड़ी हैरानी की लग रही है, उसको भी पता कि ऐसा नहीं हो सकता, बट वो अनवांटेडली ये चीज़ों में फंसा हो गया। उसकी प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ गई जब उसके आपस में वाइफ के साथ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगी। उसको वाइफ के साथ भी वो
रात को सोते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसे करना कि नहीं लेफ़्ट वाली साइड पे ऐसा कर दिया, या आपने लेफ़्ट वाला हाथ कर दिया, हाथ से खाना ऐसे दे दिया, सजे हाथ से खाना दो, खब्बे से ना दो, इधर से उठाओ इधर से ना उठाओ। इन चीज़ों से उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ जब डिवोर्स तक पहुंच गए, फिर जाके ये आउटलाइन करा कि इसको तो प्रॉब्लम है। सब ने लोगों कि पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है, या कोई कहीं तांत्रिक के पास ले गए कि इसको लोग किसी ने पागल कुछ कह करा रहे थे, दिया, पागल हो और गए। बहुत सारे उन्होंने चीज़ें करी। पर एट द एंड जब वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि ये ओसीडी है, इसको इसकी इलाज कराओ, कुछ दवाई खाओ और कुछ थेरेपी काउंसलिंग से ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ही अनयूजुअल केस आते हैं। हस्बैंड वाइफ वाले। हाँ, एक रिलेशनशिप केस मैं बताता हूँ कि एक मेरे पास कपल आया जिनकी शादी को नियरली 7 मंथ हो चुके थे। आफ्टर 7 मंथ ऑफ मैरिज दे वर अनेबल टू एस्टैब्लिश एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। उनका आपस में कोई भी फिजिकल संबंध नहीं बना। इनिशियली तो हस्बैंड था वो कोऑपरेटिव था, उसको लगा कि चलो नई बात है, अरेंज मैरिज है, हमारा अपना इमोशनल कनेक्टेड इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो वाइफ को भी लगता था भी हाँ चलो कोई नहीं। बट हस्बैंड जब सहयोग देता रहा तो वाइफ को बहुत गिल्ट होने लगा कि यार इट हैज़ बिन 7 मंथ नाउ कि मैं सहयोग नहीं दे रही है, बंदा फिर भी कोऑपरेट कर रहा है। कोई फैमिली तक को नहीं बताया, इसने किसी को नहीं बताया कि हमारे 7 महीने तक हमारे में कुछ भी फिजिकल एस्टैब्लिश नहीं हुआ अभी 7 मंथ की मैरिज के बाद भी। जब इनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जब फीमेल को गिल्ट होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि अभी आई वांट टू सीक हेल्प, मुझे बताओ क्या करना होगा, हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब ये रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ और ख़ास करके सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, ज़्यादातर लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेडीज़ के डॉक्टर के पास। तो इसी तरीके से वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास किसी छोटे शहर का केस है, वहाँ पे वो किसी लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने बताया कि हमें 7 महीने मैरिज के हो गए हैं, और इस तरीके से जब मेरे पति मेरे पास आते हैं तो मुझे अजीब सी घबराहट, गुस्सा, एंगर आता है, उसको मैं पुश करती हूँ, जिसकी वजह से वो तो सहयोग दे रहे हैं पर मुझे ये गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे। डॉक्टर ने यूजुअल उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए, कुछ चेकअप करा, कुछ एग्जामिन करा, और उन्होंने कहा कि आपको लड़की को कोई प्रॉब्लम है, कि लड़की को कोई जेनिटल इशू है, मतलब जेनिटल इशू जो उनके जो प्राइवेट एरियाज़ हैं उसमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या बहुत सारे रीजंस बता के उनको कहा कि आपको इसको ठीक करने के लिए एक प्रोसीजर करना होगा, जिसको हम कुछ ऐसा कर देंगे कि जो आपके प्राइवेट एरिया हैं उसमें कुछ प्रोसीजर होगा, और उसके बाद आपको जो पेन एक्सपीरियंस हो रही है, डर लग रहा है और जो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, इन चीज़ों चली जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर सर्जरी। उन्होंने उनकी सर्जरी कर दी और मैं हैरान हुआ कि यार कैसे कर दी। हालांकि उन्होंने बताया डिटेल, वो अब किसी का नाम तो नहीं लेना, वो और देखने में जो पर्चियाँ जो लेटर हेड उनके देखे उसमें वो डॉक्टर पढ़ा लिखी लग रही थी भी, वो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट है, फिर भी उन्होंने एक सर्जिकल प्रोसीजर कर दी जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इट वाज इन द माइंड। वो क्या हुआ कि जब वो फिर भी ठीक ना हुआ, फिर किसी लुधियाना में किसी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने भी इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करा। उन्होंने कहा कि इसके कोई जो लड़की है इसके मन में कोई डर है, जिसकी वजह से जब भी आप पास आते हो और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो तो इतना गुस्सा एग्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से उसको बुरा भी लगता है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो मुझे जानते थे, उन्होंने मेरे पास भेजा, हमारी टीम ने एवेलुएट करा, फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी हमारी टीम में, उनके साथ भी उनकी बात करी, उन्होंने सारा बताया। एट द एंड वी फाउंड कि इसको तो कोई ट्रॉमा था। वो बच्ची थी जब लड़की, तो वो ट्रॉमाटाइज थी, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, कोई अब्यूज़ हो गया जिसका ट्रॉमा, जिसका डर अभी तक उसके मन में था। जब भी कोई बंदा फिजिकली उसके पास आता तो उसके दिमाग में वो सारी घटना बचपन वाली रीलिव होती और सारी फ्लैशबैक होते, जिसकी वजह से वो इतना पैनिक हो जाती थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा, एंगर और पूरा बंदे को दूर भगाने लगती। ऐसा होता है, इसको हम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो किसी भी इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ के बाद बड़ा कॉमन है। उसको हमारी टीम ने बात करी और हमने बात करी और उस ट्रॉमा से निकाला। 3 महीने उसको लगे इस ट्रॉमा को पूरी तरह हैंडल करने में। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्योर साइकोलॉजिकल था। उसको सिर्फ सेंसिटाइज कराया, उसको अवेयर कराया, उसको रिकॉग्नाइज कराया कि ये पुरानी घटनाएं और कैसे उसकी मेंटल हेल्थ और फियर पैदा कर रही है, अजम्पशंस पैदा कर रही है। उसी अजम्पशन और फियर की वजह से वो फिजिकली इतने एक्शन कर रही है। वो सारी चीज़ें उसको समझाने के बाद 3 महीने हमें लगे एंड शी वॉज आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। उसके बाद आज उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, उनके
आई डोंट नो, अब तो मेरे कांटेक्ट भी नहीं हो सकता, उनके बच्चे भी हो गए हों, ये 2 साल पुरानी बात है। तो इस तरीके से बहुत बारी क्या केसेस को होता ट्रीट है, कर रीजंस फिजिकल इलनेस के भी साइकोलॉजिकल होते हैं, पर लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लोग ऐसे प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, और दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती कई बार, क्योंकि वो सारा साइकोलॉजिकल होता है। और रिपीटेडली टेस्ट कराते रहते हैं, मेरे पेट में ये है, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे ये है, कभी एंडोस्कोपी करा ली, कभी अल्ट्रासाउंड करा लिया, किसी टेस्ट में कोई फाइंडिंग्स नहीं आती एट द एंड, बिकॉज क्योंकि ये प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब ये साइकोलॉजिकल इसके रीजंस हैं, सिम्टम भले ही फिजिकल लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। सर जैसे मैं हमने अभी केस डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ तो बिल्कुल ठीक होते हैं, बट उसके बाद विद टाइम दे रियलाइज़ कि नहीं वो स्ट्रेट नहीं है, गे है या लेस्बियन है, उनमें वो सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। ये बाय माइंड है, ये साइकोलॉजिकली उनको इन्फेक्ट करता है या फिर जेन्युइनली बाय बर्थ होता है और वो रियलाइज़ नहीं कर पाते? हाँ देखो, ये मैंने कहा कि इसके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। साइकोलॉजी में हम एक कंडीशन जिसको कहते हैं कि हो सकता है कि वो बंदा स्ट्रेट हो बट इतने सारे फैक्टर्स की वजह से उसको एड्रेस करना पड़ गया और वो उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया। साइकोलॉजी में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। कुछ तो बायोलॉजिकली बाय बर्थ ही ऐसी प्री डिस्पोजिशन हो जाती है कि वो भले ही बायोलॉजिकली मेल पैदा हुए, बट उनका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो फीमेल तरह हो गया। और वो एक कंडीशन है, अभी नेशनल इंटरनेशनल पे जो भी अथॉरिटेटिव बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनको कहा है कि ये कंडीशन है जिसको हम बदल नहीं सकते, तो इसलिए कुछ इसको फिर सपोर्ट करने के लिए प्रोसीजर्स डेवलप हो गए हैं, जैसे कि अब अपना सेक्स चेंज थेरेपी आने लगी है, और जो क्या नाम है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है कि जो फुली कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्जन हो जाता है बॉडीली भी और हार्मोन लेवल पे भी। बट बहुत सारे केस ऐसे हैं जो कि बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं, जो इतने सीरियस नहीं हुए, बंदे की कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई देयर जेंडर विद देयर बॉडी। उस केस में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग थेरेपी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये एनवायरमेंटल रीजंस हों, उनकी सिर्फ टेम्परेरीली एक बिलीफ सिस्टम और सोच ऐसी बन गई है जिसको करेक्ट करा जा सकता है। तो इसकी बड़ी केयरफुल एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन की ज़रूरत है कि क्या ये केस रिवर्ट हो सकता है, ये सिर्फ बिलीफ लेवल पे है, जहाँ ये एक्चुअली बॉडीली भी इसका रोल है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपने देखा है कि कुछ के प्रोफेशंस ऐसे हैं, उनको काम और उनकी लाइवलीहुड ही ऐसी चलती है कि उनको अपना जेंडर कन्वर्ट करके कुछ करना पड़ रहा है। लाइक अगर वो मेल हैं तो फीमेल बन के उनका काम चल रहा है, अगर फीमेल हैं तो मेल बन के काम चल रहा है। तो इसलिए उनकी तो प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तो नीड है, मजबूरी बन गई है। बट ये जरूर है कि साइकोलॉजी सेज कि जब एक खास तरह के एनवायरनमेंट में और ख़ास तरह के बिलीफ में आप रहने लग जाओ और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चीज़ें मिलती रहें, तो वो आपका एक परमानेंट स्वभाव बन जाता। तो उसको हम अगर वो बन गया तो फिर उसको चेंज करने में हमें डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किस लेवल पे हम जोर लगा रहे हैं और कितनी सपोर्ट हमें है। और अगर हमें सपोर्ट ना हो और अगर लेट हो जाए तो हो सकता है कि हम उस बिलीफ को बदल ही ना सकें। फीमेल्स आपके पास बहुत इजीली आ जाती होंगी, मेल्स आते हैं तो घबराते हैं या हेजिडेंट रहते हैं? मेरे पास एक्चुअली ऐसे जो ये लेस्बियन गे कम्युनिटी के लोग कम आते हैं, बट जो आते हैं वो लोग आते हैं कि जब ये जेंडर कन्वर्जन सेक्स चेंज करने का प्रोसीजर जब हो जाता है, तो इसमें एक प्रोसेस है कि आपको तब तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं स्टार्ट की जा सकती जब तक आप किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना पर्सनैलिटी एवेल्युएशन ना करा लें। तो हम अपनी एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारे पास लड़के आते हैं जो लड़की बन रहे हैं, उनकी हम एक साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरफ से, कि उसका हम पूरा सिस्टम चेक करेंगे पर्सनालिटी का, कि उसकी सोच कैसी है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है, और उसको पता है कि जो डिसीजन लेने जा रहा है इसके क्या आउटकम्स आएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्या वो इतना स्ट्रांग है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे उसको बेयर कर सके और उसको इफ़ेक्टिवली कोप अप कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं है जो डिसीजन ले रहा है वो टेम्परेरी किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर आके वो ले रहा है, किसी से इन्फ्लुएंस हो गया इसलिए जेंडर चेंज करा रहा है। ये सारी उसके साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हम अच्छी तरीके से एवेल्युएट करके एक रिपोर्ट बना के देते हैं। उस रिपोर्ट के बिना पे ही जो
एक्सपर्ट जो हार्मोन एक्सपर्ट बंदा है उसकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करता है। अगर हम लिख देंगे कि नहीं ये इसके बिलीफ इतने स्ट्रांग नहीं है, इसको आउटकम का नहीं पता, इसको पता नहीं वो क्या करने जा रहा है, फिर वो थेरेपी पॉसिबल नहीं होगी, फिर नहीं होगा रिप्लेसमेंट। अर्ली सिम्टम्स क्या है जो एक बंदे में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जो इवेंचुअली डिप्रेशन तक पहुंचा सकते हैं? देखो, आई विल से कि हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये कितनी की बड़ी प्रॉब्लम है। वही चीज़ें अगर अनएड्रेस्ड रहें और हम उसको अटेंड ना करें और अर्ली लेवल पे उसको इंटरवीन ना करें, ये 100% गारंटी है कि वो आगे जाके सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन जैसी चीज़ों में बदल जाएंगे। उसमें से कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि ओवर थिंकिंग। ओवर थिंक कोई बीमारी या डिसऑर्डर नहीं है, बट एक तरह की एवरीडे लाइफ में हर व्यक्ति इसको एक्सपीरियंस कर रहा है ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग का मतलब किसी चीज़ के बारे में ना चाहते हुए इतना सोचना और सोचने में ही लगे रहना और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए ताकि कोई एक्शन ना आ जाए, सिर्फ सोचते रहे उसके बारे में। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। आम तौर पे हर एक बंदा इस चीज़ को दिन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है, और अगर इसकी ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम ना कंट्रोल की जाए और ना इसके लिए कुछ एक्शन ली जाए, ओवर थिंकिंग कैन लीड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, और 100% ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम आएंगी। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर। सेल्फ सैबोटाइज मीन्स ऐसे बिहेवियर जिससे हमारा नुकसान हो रहा है और हमें नहीं लग रहा कि इससे कोई नुकसान हो रहा है। जैसे सबसे पहला स्ट्रेस ईटिंग। आम तौर पे हम हर एक बंदा ऐसे करता है कि जो थोड़ी सी भी परेशानी हुई और उसने कहा कि यार जोमेटो खोलो, कोई एक अपना कुछ ऑर्डर कर चॉकलेट ऑर्डर करो, अपनी ट्रफल पेस्ट्री ऑर्डर कर दो, चॉकलेट खाने से मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। जब मैंने स्ट्रेस होता है तो मैं शॉपिंग चली जाती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस ईटिंग की, उस पर भी आएंगे शॉपिंग वाले पे। स्ट्रेस ईटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब भी बंदा परेशान होवे और उस टाइम खाना ਵਧਾ देना, चाहे चिप्स खाने ਜਾਂ कोई अपनी पाई खानी ਜਾਂ कोई पेस्ट्री खानी ਜਾਂ चॉकलेट खाना। नो डाउट हो सकता ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ गुड फील करो, बट इन द लॉन्ग रन यू आर सैबोटाजिंग, यू आर हार्मिंग ਯੂਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਫ ਗੋਲ। ਆਪਣੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਗੈਜਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੈਜਟਸ ਲੈ ਲਈ, ਆਈ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਲਈ, ਈਅਰਫੋਨ ਲੈ ਲਏ, ਫੋਨ ਲੈ ਲਏ, ਟੈਬਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਮਾਈਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ GoPro ਆ, ਤੁਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅਨਯੂਜੂਅਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਆ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ, ਕੈਨੇਬਸ, ਸੁੱਟਾ, ਭੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਯਾਰ 2 ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਕਰ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਫ ਲਾਈਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲਫ ਸੈਬੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ, ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਂਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਉਹ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਰਚਰ ਔਰ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਸੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਚੀਟਡ। ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਟਰਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਚੀਟਡ, ਮਤਲਬ ਚੀਟਿੰਗ ਔਰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਚੀਟਿੰਗ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਲੋਇਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਡਿਸਲੋਇਲ ਆ ਔਰ ਚੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि इट टर्न्स इनटू ए मेंटल डिसऑर्डर। इसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी कहते हैं। डिल्यूजन्स मीन फॉल्स बिलीफ, किसी की चीज़ के बारे में फॉल्स बिलीफ होना, ऐसी राय और विचारधारा होना जो सच नहीं है। इनफिडिलिटी मीन्स चीटिंग, बेवफाई जिसको हम बोलते हैं। तो अगर डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी है, इसका मतलब है कि आपको ये बिलीफ होना, ये सोच होनी कि मेरा जो साथी है वो मेरे साथ चीट कर रहा है, डिसलॉयल है, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैं आपको केस बताता हूँ। मेरे पास एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आया, वो कहता कि यार ये बहुत शक कर दी, फ़ोन दिखाओ, चेक कराओ, आ किदा काल की दी, फोटो की ने, लोकेशन ऑन करो। वो कहता हुण तां इन्नी हद वध गई कि मेरे फोन दे विच कोई ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर पाता और माड़ा जिहा इंटरनेट किते ना होवे, फोन करके पुछदी तुहाडी लोकेशन क्यों ऑफ क्यों कीती आ। वो मैं कहता पहले कोई प्रॉब्लम थी, अब इतनी प्रॉब्लम होगी कि हर जगह दिखाओ, चेक कराओ कहाँ थे, सेल्फी भेजो, सेल्फी भेजो कहाँ पे हो। वो कहता कई बार तो मैंने ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਰਚਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਲਿਊਜਨ ਆਫ ਇਨਫਿਡੈਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਲਿਊਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ, ਕਪਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਵੈਦ, ਹੋਰ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਡਰਾਈਵ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਸ
ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਰਾਊਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਰਾਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਆਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਗਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੋਰਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਝਿਜਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। इनिशियली बहुत हल्के लेवल के इश्यूज़ होते हैं, छोटे मोटे एवरीडे लाइफ के इशूज़ जिन्हें मैंने बताया, और ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਐਡਰੈਸਡ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇਟ ਬਿਕਮ ਸੀਰੀਅਸ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। डिसफंक्शन मीन्स कि तुम्हें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन योर पर्सनल लाइफ, प्रॉब्लम इन योर सोशल लाइफ, प्रॉब्लम इन योर ऑक्यूपेशन लाइफ, प्रोफैशनल लाइफ, ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਆਉਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डी ਨਾਲ करते हैं। पहला डी डिसफंक्शन हो गया, दूसरा डी कि इन चीज़ों से परेशानी होने लगी भी यार मेरे साथ ऐसा क्यों है, डिस्ट्रेस हो गया। डिस्ट्रेस तो बाद आखिरी डी जड़ा होता डेंजर, फिर प्रॉब्लम इतनी बिगड़ जाती है जिसको खुद के लिए और लोगों के लिए डेंजर बन सकती है। तो प्रॉब्लम हुण इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि अब वो इनिशियल ਲੈਵਲ ਤੇ मैनेज नहीं हो रही। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਥੈਰਾਪੈਟਿਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਤਾ,
ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈनेज हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। और हमें अब लगता है शायद प्रॉब्लमें बढ़ गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी चाहे ना हो, प्रॉब्लम है कि एग्जिबिट ज़्यादा होने लग गई हैं, बिकॉज अभी अर्ली लेवल पे कोई हेल्प नहीं मिलती, रिकॉग्नाइज नहीं होती, और जब वो सीरियस हो रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली सामने आ रही हैं। पहले बिना सामने आने से पहले स्टेज पे ही एड्रेस हो जाती थी और मैनेज हो जाती थी। सर जब आपके पास केसेस आते हैं, सारा दिन स्ट्रेस के साथ आप भी डील करते हो, एवरीबडी इज़ कमिंग विद देयर प्रॉब्लम्स टू यू, सो जब आपको स्ट्रेस होता है तब आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ नहीं सकते। और मैं इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस खुद करोगे तभी आप प्रीच कर सकते हो, ये 100% श्योर है। और इनफैक्ट जब प्रोफेशनली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग होती है काउंसलिंग थेरेपी में, उनमें स्पेशली ये सिखाया जाता है कि आप वही पहले अपने इश्यूज़ को मैनेज करना सीखो, तब दूसरों को सिखाओ। नो डाउट हम ऐसी प्रॉब्लमें सुनते हैं, और जो सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट हैं जितने भी आसपास मैं देखता हूँ, जब मैंने इंटरनेशनल लोगों को मिला हूँ जिनकी थेरेपी काउंसलिंग बड़ी इफ़ेक्टिव है, वो बंदे खुद बहुत इमोशनल होते हैं, तभी दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, एम्पथेटिकली उनको अंडरस्टैंड करके कोई प्लान कर पाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर बंदे नहीं होते कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे केस हमें डिस्टर्ब करते हैं व्हेन वी आर लिसनिंग टू देम, बट ये हमें ट्रेनिंग है, हमें सिखाया जाता है थेरेपी में, हमारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास कि हम इनको अपनी पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट ना होने दें और इनको टाइमली मैनेज करना सीखें। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल अपने आप पे अप्लाई करता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे अपने कुलीग या कोई सीनियर, किसी मेंटर से बात करता हूँ, और अपनी चीज़ें जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करते हो खुद पे भी। सो सर, जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर एनीवन हु इज़ डीलिंग विद डिप्रेशन, एंग्जाइटी? मेरा मैसेज यही है, देखो हम आजकल अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा जागरूक हो रहे हो, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, आपकी एजुकेशन भी नहीं है, बट आप हर दूसरे बंदे को पता है इसमें इतनी कैलोरी हैं, ये खाओगे कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाएगा, ये खाओगे इसमें फ़ैट होता है, ये मत करा करो, सुबह उठ के योगा करा करो, स्क्वाट करा करो, वॉक करा करो। घड़ियाँ पहनी हुई हैं हमने, स्मार्ट वॉचेज़, जिसको पता है कि हमारा हार्ट रेट, हमारे स्टेप्स कितने हो गए। जितने जागरूक आप फिज़िकल हेल्थ के लिए हो रहे हो, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। अगर आप मेंटली और इमोशनली हेल्दी नहीं हो तो फिज़िकल हेल्थ का कोई सार्थकता नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी बॉडी बिल्डर बन जाओ, जितने मर्जी सॉलिड बन जाओ, बट अगर आप मेंटली कमज़ोर हैं तो आप छोटा सा झटका ही आपको बिल्कुल तोड़ के रख डाउन देगा। कर सकते तो हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसपास अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। जब भी मौका मिलो आपस में बैठो, गप्पे मारो, जैसे आप पहले करते हुआ करते थे, अब भी दोबारा करो। कोई मत सोचो कि प्रोडक्टिव नहीं है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जैसे मर्जी आप बोलो। हमारे दोस्त, फैमिली, और इतनी ज़्यादा दुनिया है वर्ल्ड में, आप देखो कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमारे आसपास हज़ारों लोग हैं। हर एक बंदे की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपको बिना जजमेंट के ज़रूर सुनेगा, बट आप हेजिटेट मत महसूस करो। और दूसरा, सुनने वालों को, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में, आपकी फ्रेंड्स में कोई बंदा इमोशनली डाउन है, लो फील कर रहा है और किसी परेशानी में लग रहा है कहीं से, तो बी अवेलेबल टू देम, सुनो उनकी। सुनना मीन्स रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। कई बार लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्होंने सिर्फ अपनी बात ही बतानी होती है, तो हम आधी बात सुन के पहले ही सोल्यूशन बताने लग जाते हैं कि वो छोटे छोटे कोई नहीं, आ जा चलते हैं गेड़ी मार दें, आ जा तेन 8 सैक्टर लेके चलते हैं, आ जा तेन उधर सन व्यू लेके जाने लुधियाने, ये सारे गेड़ी मार दें। उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए था, उन्होंने सिर्फ बताना ही है। आपने आधी बात सुन के कहना छट पर आ जा, देख मैं बीरा लेंदियां ने 2, है ना, ठंडी बियर पिलाने हैं तेन। ऐसे सोल्यूशन हम देने लग जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरी बात सुनो। इसको हम रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, उसमें टोकना शुरू कर दो, इंटरप्ट करना शुरू करो, आप उनकी बात सुनो और रिफ्लेक्ट करो, उनको महसूस कराओ कि हाँ मैं नॉन जजमेंटली सुन रहा हूँ, अब बताओ।
क्योंकि सुनने से ही प्रॉब्लम आदि सही हो जाती हैं। कि हम अक्सर कहते हैं कि प्रॉब्लम इज़ शेयर्ड, प्रॉब्लम इज़ हाफ्ड। जैसे पंजाबी च ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, और इट इज़ ट्रू। आप बात करोगे सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए हमारा एक नारा भी है, करोगे गल मिलूगा हल। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਆਦਤਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ, ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਫੋਨ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਲੋਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਟਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਐਡਿਕਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। Thank you so much, sir. It was lovely having a conversation with you. Thank you for putting limelight on the very hot and the burning topics of today, that is mental health. Thank you so much, Dr. Tallochi. Thank you.